उसके बाद कांग्रेस राम यात्रा भी निकालेगी, ऐसा जीतू पटवारी का है। तो ये क्या नई स्ट्रैटेजी उनकी है? एक तो राहुल जी की पिछली यात्रा विधानसभा चुनाव के पहले आई थी मध्य प्रदेश में, और वो जहां जहां से गुजरी सब जगह कांग्रेस साफ हो गई, कहीं नहीं जीती। जहां जहां पांव पड़े राहुल के वहां वहां बंटा ढार। तो हमको और किसी, हमारे सबसे बड़े कार्य समर्थक तो राहुल जी लगते हैं। वो ऐसा बचपना करते हैं। अब उन्हें कह दिया कि बनारस में नौजवान पी रहे हैं, नाच रहे हैं, बनारस की जनता का अपमान कर रहा है। वो जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का अपने आप सफाया हो जाता है। राहुल जी पर्याप्त है कांग्रेस में। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था 1947 में कि कांग्रेस का उद्देश्य था आजादी प्राप्त करना, और इसके बाद अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, नया राजनीतिक दल बनना चाहिए। पंडित जवाहरलाल जी ने महात्मा गांधी जी की भावना का सम्मान नहीं किया, राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस चलाते रहे। लेकिन राहुल जी जरूर महात्मा गांधी की बात मानेंगे, खड़गे जी के साथ मिलकर वो कांग्रेस को समाप्त करके चैन की सांस लेंगे। राम यात्रा भी बगल में मोह में राम और बगल में छुरी वाले, जो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन अब जनता का मूड देख के मुझे आश्चर्य होता है। जो कल तक राम को काल्पनिक कहते थे वो आज राम भक्त बन रहे हैं, हनुमान भक्त बन रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह राम धुन गा रहे हैं और कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो ये तो हाथी के दांत है। बीजेपी के साथ जड़ से जुड़े हुए कार्यकर्ता नेता या फिर कहीं और कारणों से बाहरी गठबंधनों से या बाहरी पार्टियों से नेतागण को उठाया जा रहा है, उन्हें अच्छे अच्छे पदों पे विराजमान किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? हम किसी को नहीं उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है पार्टी को आगे बढ़ाने में, उन सबका सम्मान और स्थान सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। जहाँ तक पार्टी में आने का सवाल है, जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं, और कई लोगों को हम लाना चाहते हैं, जैसे हमने हर बूथ पे तय किया कि समाज का कोई वर्ग सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने भाजपा। हम दरवाजे बंद थोड़ी करेंगे कि हमारे अलावा कोई रहेगा, इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें कोई तो मत नहीं। नए लोग ज्वाइन करें भारतीय जनता पार्टी। ये आधार बनाने का, आधार बढ़ाने का हमारा अभियान है। तो कई लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, सम्मिलित हो रहे हैं। नयों को स्थान और पुरानों को सम्मान, और सबको साथ मिलकर चलना, ये हमारी नीति है। दिल्ली में किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा किसान का हितैषी देश पर कोई नहीं है। किसान सम्मान निधि से गरीब किसानों का कल्याण हुआ है। मध्य प्रदेश में भी 6 और प्लस 6 हमने भी, 6 केंद्र सरकार, 6 बीजेपी की राज्य सरकार ने 12,000 रुपये हमने देना प्रारंभ किया। फसल बीमा योजना में मध्य प्रदेश में अकेले एक साल में 9,000 करोड़ रुपया किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खाद की सब्सिडी का मामला, फसलें खराब हो जाए तो राहत की राशि देने का सवाल, एमएसपी लगातार बढ़ाने का मामला, अभी अभी गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। निरंतर हमने काम किए। जो किसान संगठन आंदोलनरत है, सरकार उनके साथ चर्चा करके शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहती है। चर्चा के दरवाजे खुले हैं और बातचीत के लिए सबका स्वागत है। स्वामीनाथन आयोग क्यों नहीं लागू किया जाता? भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, कई मामलों में स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट दी है उससे भी आगे बढ़ के किया है। मणिपुर अभी भी जल रहा है। हर संभव प्रयास शांति स्थापित करने के वहां हो रहे हैं। राहुल जी की यात्रा जो है, चौराहे पे बैठ के, क्योंकि लीडर आए तो आम जन से भी बात होनी चाहिए। वहां भी हमने चर्चा की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से देशवासियों से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए।
जनता की अपेक्षाएं क्या है, कृपया करके भेजें। लाखों सुझाव आ रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति बैठ के संकल्प पत्र नहीं बनाता। जनता की आकांक्षाएं हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बनता है, जो जन भावनाओं का प्रतीक होता है। मुझे एक कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और संपूर्ण विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। आप दलगत सीमाओं से ऊपर उठ के भी सोचेंगे तो आज भारत का जो स्थान दुनिया में है, हर भारतवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। एक जमाना था, मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी मैं मुख्यमंत्री था, यूपीए की सरकार हुआ करती थी। उस समय भी हम दुनिया के किसी देश में जाते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी और चीज के लिए, तो भारत का कहीं मान और सम्मान दिखाई नहीं देता था। घोटालों के देश के रूप में लोग जानते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया भारत की जय कर रही है, लोहा मान रही है। उपलब्धियां विस्तार से आज बताने की प्रेस में आवश्यकता नहीं है, लेकिन आतंकवाद खात्मे की तरफ है लगभग। अब कश्मीर में कितनी चर्चा होती थी कि धारा 370 हटके तो खून की नदियां बह जाएगी, पत्ता तक नहीं खड़का। और आप देखिए बारूद की गंध नहीं, अब तो केसर की सुगंध बिखर रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है। धारा 370 हट गई, 500 साल का कलंक था। और हम संकल्प था देशवासियों का, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, दिव्य और भव्य मंदिर बन गया। 3 तलाक जैसा जो कुप्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जिस गति से भारत प्रगति और विकास कर रहा है, हमारी जो विकास दर है, हम इस गति से आगे जाएंगे तो मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, हमारा मिशन मंगल हो, चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रयान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद का खात्मा हो, उसके साथ साथ 4 जातियां जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, गरीब, किसान, महिला और युवा, उनके कल्याण की योजनाएं। अब 80 करोड़ भाई बहनों को निःशुल्क राशन देने का काम, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाना, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देना हो, 55 करोड़ को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना हो, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, और महाराष्ट्र में तो दुगनी मिल रही, 6000 केंद्र सरकार की, 6000 राज्य सरकार की। या लखपति दीदी का जो संकल्प है। एक मित्रों, कोल्हापुर की इस पवित्र धरा पर आकर मैं अत्यंत गौरवान्वित हूं, प्रसन्न हूं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, महालक्ष्मी मां अंबाबाई, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे सौभाग्य मिला दर्शन करने का। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम, छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और जब वो विजन में देखता हूं तो कई बार आश्चर्य होता है। 1902 में जिन्होंने जो बांध बनाया, उसके कारण इस क्षेत्र की पर कैपिटा इनकम आज भी हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर, दूसरे नंबर पर है।
किसान की समृद्धि और विकास की गाथा उस समय से लिखी गई है। शिक्षा उन्होंने निःशुल्क कर दी, छात्रावास के प्रारंभ किया अलग अलग समाज के लोगों के लिए, कुश्ती के लिए अखाड़ा बनवाया। ऐसे विजनरी लीडर को मैं तो नेतृत्व करता ही कहूंगा, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आरक्षण का प्रारंभ भी सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने उनके समय में किया। मित्रों, मैं कोल्हापुर वासियों को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि कल संत गाडगे जी महाराज की जयंती थी और कोल्हापुर प्लास्टिक मुक्त हो, इसका संकल्प यहाँ के नागरिकों ने लिया और अभियान चला के प्लास्टिक मुक्त करने का प्रयास किया। आज मैंने भी अध्यक्ष जी से कहा कि मैं भी प्लास्टिक थोड़ा उठाऊंगा ताकि कोल्हापुर वासियों के इस प्रयास का अभिनंदन कर सकूं, केवल शब्दों से नहीं। अगर काम से हम अभिनंदन करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। लगभग 7 राज्यों का दौरा करके आज महाराष्ट्र पहुंचा। हर तरफ मोदी लहर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश में भी और महाराष्ट्र में भी जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिलेगा। आज चुनाव की तैयारियों की चर्चा करने मैं कोल्हापुर भी आया हूं। आज कोल्हापुरी चप्पलें भी मैंने 45 साल के बाद खरीदी, क्योंकि मैं जब विद्यार्थी था, पढ़ता था, अपने स्कूल का प्रेसिडेंट था मैं, भोपाल में एक मॉडल स्कूल था, हम टूर पे आए थे, तो तब हमारे मन में उत्सुकता थी कोल्हापुर देखेंगे फिर चप्पल जरूर खरीदेंगे। तो आज मैंने अध्यक्ष जी से, धनंजय जी से कहा कि मुझे तो चप्पल खरीद रही कोल्हापुर। अपने अद्भुत कोल्हापुर को, इस धरती को, यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ता के स्नेह को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपने जो 7 राज्य में जाके आए थे, कौन से राज्य? मोदी जी ने सरकार में आने के बाद किए, नोटबंदी से लेके कितने उपाय किए काले धन की समाप्ति के लिए, वो लगातार हो रहे हैं। आपका ये कहना है कि बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी व्यापक घोटाला हुआ, उसमें कई सालों की मौत हो गई, कई को सजा सुनवाई गई, तो आपका ये कहना कैसा है? ये आप गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं कि मौत हो गई। मौत अपने कारणों से होती है। व्यापम का पता लगाया था मैंने, खुद शिवराज सिंह चौहान ने। मैंने जांच के आदेश दिए और जांच में जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। ये मध्य प्रदेश ही है जिसने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। बौखला के कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट तक में, उनके बारे में जांच कर ली, देख लिया। हाँ, जिनने कहीं गलती की थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कमलनाथ सर भाजपा में आ रहे हैं, ऐसा अब हम सोच समझ के ले रहे हैं। आपने कहा कि बहुत लोग आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इतने नहीं हो जाएंगे। आप ले रहे हो उनको? अभी तो कोई विचार नहीं। सर जैसे राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई। मैं उड़ीसा में गया, पश्चिम बंगाल में गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, अब महाराष्ट्र। सचमुच में मैं आपको बता रहा हूं कि जहां हम सोचते हैं दक्षिण में बीजेपी के बारे में, साउथ में, वहाँ एक अद्भुत समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, लीडरशिप के मामले में आम आदमी इन राज्यों को कहता है कि मोदी जी ही देश को सही नेतृत्व दे सकते हैं, और इसलिए आप आश्चर्य मत मानिएगा कि दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिले। सर अभी आपने कहा कि अभी 2 दिन पहले सत्यपाल मलिक जो अपने राज्यपाल थे, उनके ऊपर भी छापे पड़े उनके घर पे, क्योंकि उन्होंने देखिए, इनसे बीजेपी और सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इतना जरूर है
कि एक जमाना था तब अगर कोई करप्ट नेता होता था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये धारणा सी बन गई थी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब इस सरकार में जिनने गलत काम किया है, कोई भी हो, अगर गड़बड़ है और साक्ष्य है, तथ्य है, तो कार्रवाई होगी। तो ये संस्थाएं अपना काम करती हैं, उनका सरकार या भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सर, कहीं काले धन के बारे में अभी बात नहीं छिड़ रही है क्या? देखिए, शरद राव जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन अब उनकी जमीन कहीं बची नहीं, और इसलिए वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। क्या कहेंगे, और कुछ कहने को है नहीं, न करने को कुछ है। तो भाजपा कुछ करे तो उसी में मीन में निकालते रहते हैं। सर, भाजपा के जो स्टेट छोड़ के सभी जो विपक्षी राज्य है, उनके लोगों पे ईडी का क्या क्राइटेरिया है उम्मीदवारी देने के लिए, क्या करने जी, उम्मीदवारी लिस्ट जारी होने वाले अगले हफ्ते में, वो उम्मीदवारी के क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, स्थानीय कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होता है, राज्य की हमारी चुनाव समिति होती है, वो सबसे राय लेती है, वो सूची बनाती है, इसके बाद केंद्र की चुनाव समिति को भेजती है, केंद्र की चुनाव समिति देख के और सब पक्षों पर विचार करके फैसला करती है। तो अंततः केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों को तय करेगी। जिन नेताओं पर बीजेपी ने करप्शन का आरोप किया था, उन्हीं नेताओं को बीजेपी में ले रहे हैं। इसके वास्ते शरद पवार ने परसों आरोप किया है कि भ्रष्टाचार